हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। साथियों, मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज नंबर 5 लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट है। साथियों ध्यान देना, आज मैंने समय अभाव के कारण कुछ प्रश्नों की संख्या कम कर कर 15 ही कर दिए, लेकिन ये 15 प्रश्न भी मैंने ऐसे लिए ना साथियों, जो ध्यान देना पैटर्न वही है हमारा। क्या है इसमें से 5% तो क्या है इसमें, यूनिक यूनिक नहीं, मतलब बिल्कुल नए देखने को मिलेंगे साथियों आपको प्रश्न। मेरा विश्वास कीजिए, यदि आपको नए प्रश्न देखने को नहीं मिलते तो आप क्या करोगे, वीडियो को पहले अनलाइक कर देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको देखो जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ मैं तो। और 5% पिछली परीक्षाओं में आए हुए मिलेंगे, 5% आपको मिलेंगे संभावित प्रश्न। इस प्रकार कुल टेस्ट में मैंने 15 प्रश्न रखे हैं। 15 में से यदि आप 12% सही कर देते हो तो आपका रीट में सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो साथियों, ये टेस्ट सीरीज नंबर हमारी क्या है, 5 है। इससे पहले हमने 4 टेस्ट सीरीज सोल्व की ना, उसमें हमने 30% सोल्व किए थे। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 30 थे, इसका मतलब हम कितने परसेंट सोल्व कर चुके हैं, हम परसेंट सोल्व कर चुके हैं 120% हम सोल्व कर चुके हैं पीछे के। ये 15% आज के इसमें जुड़ जाएंगे, और समय मिला तो कल से मैं 30% पे लेके आ जाऊंगा। तो साथियों, 15-30 होते रहेंगे। आप तो इंजॉय कीजिए और आराम से रीट की तैयारी कीजिए। साथियों ध्यान देना, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ये रीट की भर्ती आई, पिछली बार आई थी 2017 में, आज 21 चलने वाला है। साथियों ध्यान देना, 20 में तो ये रीट नहीं होगी, तो ये मान लो ये 21 में आई, तो आप सोच सकते हो कि 4 साल में मतलब बहुत अंतर आ जाता है। आप खुद समझते हो इस चीज़ को। बार बार भर्तियाँ नहीं आती हैं, और ये बेरोजगारी का धब्बा जो हमें है ना तो समाज में इज्जत देता है, ना मान देता है, ना हमें सही जीने देता है। सही बात तो मैं बता दूं साथियों आपको, ये बेरोजगारी का जो धब्बा है ना, ये समाज में हमें एक कुशलता से जीने नहीं देता है। ये मतलब जहाँ जाओ, जहाँ नज़रें झुकाकर बात करनी पड़ती हैं। तो साथियों, इस नज़र को आप क्या करो, उठा के बात करो। इसके लिए धाकड़ साइंस क्लासेज आपका पूरा सहयोग करेगा, और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आपको रीट में ये निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाइए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, क्या कह रहे हैं देखो। पहला प्रश्न ध्यान से देखना साथियों। पहला प्रश्न क्या है देखो, पहला प्रश्न ये कहना चाहता है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये कथन किसका है साथियों? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है ना, रीट में आया हुआ प्रश्न है ये। तो बताइए जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना साथियों, ये होगा जीन प्याजे। जीन प्याजे ने जो ये बात कही थी कि बच्चा अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेता है, ये कथन किसने दिया था? ये जीन प्याजे ने दिया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों, ध्यान देना। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है। देखो ये प्रश्न है अगला प्रश्न। ये प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे? देखो ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा इसको, ताकि आपको आराम से देख सको। तो साथ ये प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इस पर विशेष फोकस करना, आपको गलत देखना है। सही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ साथियों? गलत देखना है, असत्य देखना है। तो गलत क्या है देखो, सामाजिक आयु, मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु। तो करेक्ट आंसर बताइए मुझे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक आयु। ध्यान रखना दोस्तों, मानसिक आयु होती है हमारी, दंत आयु होती है हमारी, और कंकाल आयु होती है, लेकिन समाज की कोई आयु नहीं होती है साथियों। समाज आज के हजारों वर्षों पहले भी था, समाज आज भी रहेगा, और आने वाले हजारों वर्षों तक भी समाज रहेगा। समाज की कोई भी आयु नहीं होती, इसलिए कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न आपसे, देखना इस प्रश्न को और उत्तर देना मेरे को जल्दी से। किसने मूलभूत विश्वास, ध्यान देना, मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था? मतलब कि एक ऐसा विद्वान है जिसने क्या किया था, मूलभूत विश्वास और बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था। मतलब विकास की प्रथम अवस्था होती है, विकास की जो प्रथम अवस्था होती है ना, क्या ये होती है? किसने कहा था ये? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा एरिक्सन ने। किसने किया था? एरिक्सन ने। साथियों एक चीज़ मैं बता दूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दे। ये चैनल जो है ना, आपके लिए रीट और सीटेट और टीचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप देख लेना वीडियो जाके प्लेलिस्ट में, हमारी क्वालिटी आप देख कर ही चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करोगे। तो चलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एरिक्सन ने। अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? देखो अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ये क्या कहना चाहता है आपसे? अगला प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे,
साथियों अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। देखो, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु, ध्यान देना क्या कहना चाहता है प्रश्न, ये बोल रहा है कि किसने, एक विद्वान है ऐसा जिसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझाने में सहायता की थी। तो साथियों ध्यान देना है, बच्चों का जो विकास की बात करते हैं ना, तो एक ही विद्वान का नाम आ रहा है बार बार, कब से इसका नाम आ रहा है, तो आप मुझे को जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। बच्चों में वस्तु स्थैर्य किसने किया था, विकास के बारे में किसने समझाने का प्रयास किया था, तो बताइए आप मुझे आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा साथियों, ध्यान देना, पियाजे ने। जब भी बालकों के विकास को लेकर, बालकों के विकास को लेकर, बालकों के विचार को लेकर, बालकों के तर्क को लेकर, वितर्क को लेकर, सजीव चिंतन को लेकर, वस्तु स्थैर्य को लेकर, रटने की आयु को लेकर, सब जीन पियाजे ने बताई थी ये बातें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है, देखो ये प्रश्न, निम्न में से अभिप्रेरणा का लक्ष्य नहीं है, मतलब अभिप्रेरणा का लक्ष्य क्या क्या है वो याद होगा आपको, तो भी इस प्रश्न को आप कर सकते हो। और आपको सीधे ही याद है कि अभिप्रेरणा का लक्ष्य ये नहीं होता, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो देखो, एकाग्रता है, उत्सुकता है, चिंता है, गतिशीलता है। जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा साथियों, ध्यान देना, चिंता। आपको जो है ना, अभिप्रेरणा कभी ये नहीं कहती कि आप चिंता करो। अभिप्रेरणा आपको हमेशा क्या देती है, अभिप्रेरणा आपको हमेशा क्या देती है, हमेशा आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है, सकारात्मक ऊर्जा देती है, और ये कहती है कि आप बढ़ते रहो आगे। ध्यान देना साथियों, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन जो शब्द है ना, ये मोटम से बना हुआ है, और मोटम का अर्थ होता है धक्का देना। मोटम का अर्थ होता है धक्का देना या गति प्रदान करना, गति प्रदान करना। साथियों ये एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा शब्द मोटिवेशन से बना हुआ है। इसका ग्रीक भाषा का शब्द है मोटम से, अभिप्राय मोटम से बना हुआ है, तो इसका अभिप्राय क्या होगा, तो इसकी अभिप्राय होगा धक्का देना। तो साथियों ध्यान देना, अभिप्रेरणा एकाग्रता करती है, उत्सुकता बढ़ाती है, गतिशीलता देती है, लेकिन क्या नहीं करती, चिंता कभी नहीं करने को कहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिंता। तो मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है साथियों। प्यास एक तरह की, प्यास जो है ना एक तरह की क्या है, जल्दी से बताइए मुझे, प्यास एक तरह की क्या है। तो प्यास एक तरह की, ध्यान देना साथियों, प्यास एक तरह की चक्रीय आवश्यकता है। आप खुद सोचो, आपने अभी पानी पी लिया, 1 घंटा हो गया, मतलब जैसे कि अभी आपने जस्ट पानी पिया, अभी फर्स्ट बार में आपने क्या कर लिया, पानी पी लिया, तो अब 1 घंटा बाद क्या लगेगी आपको, वापस प्यास लगेगी, फिर आपने पानी पी लोगे, फिर क्या लगेगी, फिर प्यास लगेगी, ऐसे करते करते क्या क्या चक्कर बन जाएगा इसका। और ये चक्रीय आवश्यकता है, मतलब चक्रीय आवश्यकता मतलब होता है कि बार बार इसका क्या करना पड़ेगा, आपको उपयोग करना पड़ेगा, जिससे एक चक्र बन जाएगा, इसलिए ये क्या है, प्यास एक तरह की चक्रीय आवश्यकता है। तो अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रीय आवश्यकता। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखिए। तो अगला प्रश्न जो है आपके सामने, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। साथियों ये प्रश्न मैंने रिपीट इसलिए किया है कि जिस भी मेरे साथीगण ने मेरा पुराना वीडियो जो देख लिया है ना, उससे वो क्या करे, मेरे को उत्तर दे सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा बाल केंद्रित। ध्यान देना साथियों, इसका करेक्ट आंसर है बाल केंद्रित। मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है, बाल केंद्रित बना दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बाल केंद्रित। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, देखो अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य। अधिगम प्रतिफल का मतलब होता है साथियों, क्या होता है, जल्दी से बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, जल्दी से कमेंट करें प्लीज, कमेंट। ओके, बिल्कुल बहुत से जनों का आंसर सही आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर होगा बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो होता है ना, यही क्या होता है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य। प्रतिफल का मतलब होता है उसको फल क्या मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर चौथा जाएगा। क्या है, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो होता है ना, ये अधिगम का प्रतिफल होता है। अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए मुझे। तो साथियों ध्यान देना, प्रयास व त्रुटि जो है ना, ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने हमें क्या बात बताई थी, थॉर्नडाइक ने हमें ये बात बताई थी कि व्यक्ति प्रयास व त्रुटि से क्या करता है, सीखता है। तो थॉर्नडाइक ने 8 नियम दिए थे। 8 नियम है, इसके 3 मुख्य नियम है। 3 मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और एक और नियम है। तो ध्यान देना साथियों, इसमें जो अभ्यास का नियम है ना, वो लागू हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभ्यास का नियम।
प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण होता है साथियों अभ्यास। इसमें क्या है कि बालक बार बार क्या करेगा, प्रयास करेगा और उससे वो त्रुटि करता रहेगा। इससे क्या होगा, उसका अभ्यास होगा, अभ्यास होकर क्या करेगा, वो अधिगम की प्राप्ति करेगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो रोज ऐसे ऐसे प्रश्न में आपके सामने लाने का मेरा मकसद ये है कि आप क्या करो साथियों, रीट का पेपर जैसे आपके सामने आए ना, तो आप धड़ाधड़ उत्तर दे दो उसके। कभी आपको ऐसा लगे ही नहीं कि यार हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी। मेरा यही मकसद है कि मेरे तो बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सबका रीट में सिलेक्शन हो जाए। देखो मेरा तो उद्देश्य यही है। तो आप क्या करोगे, देखो इधर इस प्रश्न को और मेरे को जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर दोगे। तो प्रश्न नंबर 10वां क्या है, देखो यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी ओ व डी को सी पढ़े लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे। तो साथियों ध्यान देना, हमारे क्लास का कोई बच्चा यदि सी को क्या पढ़ रहा है, डी पढ़ रहा है, और यदि बालक क्या कर रहा है, जैसे बी है, बी को क्या पढ़ रहा है बालक, डी पढ़ रहा है, ऐसे जो अगर समस्या आती है ना बालक को, तो क्या किससे, वो लेक्सिया से, डिसलेक्सिया से। ध्यान देना साथियों, डिस का मतलब होता है किसी चीज़ को मिस कर देना। डिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मिस कर देना। और लेक्सिया का मतलब होता है लिखा हुआ को गलत पढ़ना। देखो याद कैसे रखोगे, लेक्सिया का मतलब क्या होता है, लेक्सिया का मतलब होता है लिखा हुए को गलत पढ़ना। लेका एल का मतलब जो एल है, ल है ना, ले का मतलब क्या, लिखे हुए को गलत पढ़ना। तो साथियों याद रह जाएगा ना। देखो डिस लेक्सिया मतलब लिखे हुए को गलत पढ़ना, लेक्सिया से ये हो जाएगा। अब आप खुद सोचना साथियों कि आप कैलकुलेशन किस में करते हो। कैलकुलेशन आप बोलोगे हम तो गणित में करते हैं, तो डिस कैलकुलेशिया किस में आएगा साथियों, गणित से। गणित से संबंधित जो विकार होगा ना, गणित से संबंधित जो विकार होगा उसमें क्या आ जाएगा, डिस कैलकुलेशिया। डिस कैलकुलेशिया गणित से संबंधित विकार है। तो ये भी आपको याद रखना है, गणित से संबंधित विकार जो होगा ना, ये इसमें आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहना चाहता है, देखो अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके सामने है। तो ये क्या कहना चाहता है, देखो प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानेंगे। मतलब प्राथमिक, पहले तो आपको ये समझना चाहिए प्राथमिक विद्यालय होते क्या है। तो 1 से जो 5वीं तक के बालक होते हैं ना, उन्हें हम प्राथमिक विद्यालय के बालक बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए मुझे। तो साथियों आपका मन में उत्तर आ रहा होगा कि उपयुक्त सभी, लेकिन ध्यान देना साथियों, ये ऑप्शन जो है ना, एक भूकंप होता है जो पूरे स्टूडेंट को क्या करता है। जैसे एक भूकंप जो होता है ना, एक भूकंप पूरे क्या मकान को, पूरे मोहल्ले को गिरा देता है, उसी प्रकार ये सभी वाला या इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी एक भूकंप ही होता है। ये विद्यार्थियों में जब भी आता है तो पूरे विद्यार्थी को गिरा देता है, विद्यार्थियों की पूरी लाइफ को बर्बाद कर देता है ये ऑप्शन। तो साथियों ध्यान देना, ऐसे ऑप्शन से आपको बचना है। ध्यान देना इसमें क्या कह रहा है, ये देखो प्राथमिक विद्यालय के बालकों की बात करी तो स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव जो होगा ना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखेगा उनके लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर पहला। स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव जो होते हैं ना, वो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए सबसे बेहतर माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेज से है। देखो अगला प्रश्न क्या करना चाहता है आपसे, इसको आप पढ़ना। ये क्या करना चाहता है, देखो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। मतलब कि एक बालक है, व्यक्ति है, जैसे ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। देखो साथ पहले तो इसका उत्तर बताइए मेरे को, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना साथियों, ध्यान देना, सामाजिक अधिगम का। सामाजिक अधिगम जो होता है ना, वो ऐसे होता है। सामाजिक अधिगम में हम क्या करते हैं, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से। साथियों ध्यान देना, जैसे कि मान लो आपके मोहल्ले में जैसे कि हम खुद के परिवार पे लेते हैं, जैसे कि मान लो आपकी जो वाइफ है ना, आपकी वाइफ ने क्या कि मोहल्ले में किसी भाभी जी के यहाँ क्या नई साड़ी देख ली है। ये भाभी जी है, देखो ये भाभी जी ने क्या की, नई साड़ी पहन रखी है इन्होंने, ये नई साड़ी पहन रखी है, और ये आपकी वाइफ है। तो आपकी वाइफ ने इन भाभी जी की क्या करी, नई साड़ी देख ली। तो अब आपकी वाइफ क्या कहेगी कि मैं भी ऐसी साड़ी लेके आऊँगी। तो बताओ इसने किसको देख कर सीखा, इन भाभी जी को देख के इन्होंने सीखा। तो ये यही तो सिखाना चाहता है कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि खुद के अनुभव से। अगर इन्होंने कितनी भी मान लो अच्छी ब्रांडेड साड़ी पहनी होगी, ये इनसे नहीं सीखेंगे, ये किन से सीखेंगे, इन्हीं से सीखेंगे। तो ये क्या होगा, ये देखो सामाजिक अधिगम हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। अतिरिक्त शक्ति जो है ना, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है, ये बताइए मुझे जल्दी से। तो ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है ना, खेल से है। खेल जो एक ऐसी चीज़ है ना साथियों, जो बालक का सर्वांगीण विकास करता है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि खेल जो होता है ना, बालक का क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है। अब सर्वांगीण विकास में क्या क्या आता है, सर्वांगीण विकास में आता है साथियों, ध्यान देना, सर्वांगीण विकास में आता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारे विकास इसमें आते हैं साथियों। तो ये कौन करता है, ये करता है हमारा खेल मैदान करता है। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर खेल मैदान हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 14वां प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ये प्रश्न साथियों रीट में आया हुआ प्रश्न है, फिर से सुन लेना। ये प्रश्न रीट में आया हुआ है, देख लेना क्या है इसका उत्तर। निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं है, मतलब मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके।
तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, ये होगा जॉन डीवी। ये जॉन डीवी कौन है? ये जॉन डीवी जो है ना साथियों, ये शिक्षा शास्त्री है। क्या है? ये शिक्षा शास्त्री है। ये शिक्षा शास्त्री ने किस में काम किया था? तो इन्होंने शिक्षण विद्या में काम किया था। किस में किया था इन्होंने? शिक्षण विधियों में। इन्होंने ध्यान देना, जब भी इन्होंने कोई बात की ना, तो इन्होंने व्यापक क्षेत्र की बात की साथियों। जब भी व्यापक शब्द आ जाता है ना, व्यापक शब्द का सीधा मीनिंग निकलेगा जॉन डीवी से। किसे निकलेगा? जॉन डीवी से। एक वाटसन कौन है? तो ध्यान देना साथियों, वाटसन, जेबी वाटसन जो है ना, इन्होंने व्यवहारवाद दिया था। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जेबी वाटसन ने दिया था। ध्यान देना साथियों, 20वीं सदी का चमकता सितारा किसे कहते हैं? जेबी वाटसन को कहते हैं। जेबी वाटसन सबसे कम उम्र के मनोवैज्ञानिक थे। जब 1912 में सम्मेलन हुआ था, जिसमें इन्होंने जे व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। ये हल कौन है साथियों? ये हल एक मनोवैज्ञानिक है। हल कौन है? ये मनोवैज्ञानिक है। इन्हें चालकता का सिद्धांत दिया था। ये स्किनर क्या है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। ये भी मनोवैज्ञानिक है। आज का लास्ट अंतिम फाइनल प्रश्न आपके सामने पेश है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हो। लड़कियों में बाहाँ, बाहाँ का मतलब क्या होता है साथियों? भुजा। भुजा का मतलब होता है पार्श्व, मतलब कि बाहर से जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है ना आपको, उनके आकार का है यहाँ पे। परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं उन लगते हैं? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथियों मान लो एक लड़की है, ये एक लड़की बना रहा हूँ मैं, देखो आपके सामने। और ये लड़की किस अवस्था में है? अभी अभी ये है, मान लो बाल्यावस्था में है। किस में है? ये बाल्यावस्था में। जैसे ही साथियों ध्यान देना है, किशोरावस्था में प्रवेश करती है ना, तो इसी लड़की में परिवर्तन होगा ऐसा। देखो ये लड़की ऐसी हो जाएगी, ये लड़की ऐसी हो जाएगी। अब आप बताओ कि पहले बाल्यावस्था में लड़की ऐसी थी, किशोरावस्था में ऐसी बन गई, तो लड़कियों में वहाँ परिवर्तन किस अवस्था में होंगे? तो किशोरावस्था में होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था में हो जाएगा। साथियों ये चित्र में बना बना के इसलिए समझाता हूँ आपको, कि आपको क्या है कि याद रहे, याद रहने में ज़्यादा चित्र सहयोग करते हैं। तो चलिए साथियों, आज के जो हमारे 15 प्रश्न थे, आपको प्रश्न कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताओगे। और साथियों ध्यान देना, मैं कभी जब मेरे को ज़्यादा मतलब मैं क्या है कि देखो, इन प्रश्नों को सेलेक्ट करने में काफ़ी समय लगता है, तो मेरे को समय रहता है मेरे पास में, तो मैं आपके लिए 30 प्रश्न लेके आता हूँ। और मेरे पास समय कम रहता है तो मैं 15 प्रश्न लेके आता हूँ। लेकिन रोजाना मैं आपके लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जो है ना, रीट में बहुत अच्छी पढ़ाई करना, मैं तो यही कहता हूँ। क्योंकि साथियों मौके बार बार नहीं आएंगे, ये मैं बता दूं आपको। ये भर्तियाँ गिनी चुनी आती हैं, इसमें भी ध्यान देना साथियों। बहुत से बाहर से विद्यार्थी आ जाते हैं, मतलब कि राजस्थान के लोगों को मौका मिले, ये बहुत कम चांस रहते हैं साथियों। तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आप पूरा तन मन धन श्याम दाम दंड भेद पढ़ाई में लगाना। और ये निश्चित है साथियों, इस दुनिया की कोई भी शक्ति आपका सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती है, ये मैं बता दूं। कोई भी शक्ति जो है ना, आपका सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती है। और रोकेगी तो वो आपकी शक्ति है जो आपको रोकेगी। कोई सी इस दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सके। आप खुद हो जो आपका सिलेक्शन रोकोगे। और खुद आप, इस दुनिया की कोई सी शक्ति सिलेक्शन नहीं भी करवा सकती है। ध्यान देना, आप अपना खुद का सिलेक्शन आप खुद ही करवाओगे। और कैसे करवाओगे? बहुत आसान तरीका है, पढ़ोगे बस। आपको अध्ययन करते रहना है, और टॉपिक रोज़ टॉपिक पढ़ते रहना है, और रोज़ टॉपिक के अभ्यास प्रश्न करते रहना है। और ऐसे करके आपको ईमानदारी से परीक्षा देनी है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो साथियों पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना। वंदे मातरम, जय भारत माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।